आज का टॉपिक है डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। यानी कि इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमारे पास सेक्टर को हम लोग दो अलग अलग कैटेगरी में बांट दिए। पहला होगा हमारा इसमें ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और दूसरा होगा हमारा इसमें अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो ये ऑर्गेनाइज्ड और ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में कि आखिर ये है क्या। देखो, सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आर दोज सेक्टर्स इन विच एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। यानी कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वैसे सेक्टर होते हैं, यानी कि वैसे फील्ड होते हैं काम करने के लिए जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है ना रेगुलर है, मतलब कि वहाँ पे आपको रोजगार डेली मिलेगा, काम डेली मिलेगा। इसके बारे में हम लोग अभी और आगे पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता क्या है। अच्छा, ऑर्गेनाइज सेक्टर का ना सबसे पहले हम एक दो एग्जांपल दे देते हैं ताकि आप बार बार इस चीज़ को कनेक्ट कर पाओगे। जैसे देखो, ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारा एग्जांपल आता है गवर्नमेंट ऑफिसेज का, गवर्नमेंट स्कूल्स का, कॉलेज का, बैंक का, यूनिवर्सिटी का। इन सारे चीज़ें हमारे किस में आते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। यानी कि यहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो बेसिकली गवर्नमेंट के एग्जामों को पास करके जाते हैं और उनका जो काम लगता है या फिर जो उनको जो नौकरी मिलती है वो उनका नौकरी परमानेंट होता है ना। क्या उनको कोई भी समय से पहले निकाल सकता है? क्या नहीं निकाल सकता। तो ये सारा का सारा एग्जाम्पल हो गया हमारा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का। तो एग्जाम्पल भी आपको ध्यान में रखना है, तभी जाकर आप इन्हीं सारे पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि ऑर्गेनाइज सेक्टर हमारा वैसा सेक्टर होता है जिसमें एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? रेगुलर होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी है जो कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में काम करता है। जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि एक आदमी है जो कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में एक अकाउंटेंट है, ठीक है। क्या उसको कोई भी आदमी रिटायरमेंट से पहले निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। और गवर्नमेंट जॉब का यही तो बेनिफिट है कि आपको कोई भी समय से पहले नहीं निकाल सकता। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर। आगे, इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर बिकॉज इट हैज सम फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स। इसको हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर ही क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सारा का सारा काम एक फॉर्मल प्रोसेस से होता है, एक प्रोसीजर से होता है। ऐसा नहीं कि किसी को भी उठाकर जॉब पे रख दिए, किसी को भी बाहर निकाल दिए, नहीं। इसमें जो भी जॉब आपको मिलेंगे वो गवर्नमेंट के एग्जाम को पास करने के बाद ही मिलेंगे। यानी कि इसमें एक लंबा प्रोसेस है, प्रोसीजर है, तौर तरीके हैं, तभी जाकर आपको इसमें जॉब मिल पाता है। कोई दिक्कत इसमें? इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड। आप नाम से ही पहचान पा रहे होंगे कि ऑर्गेनाइज का मतलब क्या, सब चीज किस में होंगे? सिस्टमेटिक वे में होंगे, ठीक है। आगे, इट इज रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। ये सेक्टर हमारा किसके द्वारा रजिस्टर्ड रहता है? गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड रहता है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त रहता है। आगे, इट फॉलोज रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। ये सेक्टर हमारे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट जो भी नियम कानून निकालेंगे वो इनके ऊपर लागू होगा। आगे, इट इज गवर्न बाय वेरियस लॉज सच एज द फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट एक्सेट्रा। यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे वो सेक्टर आते हैं जिसमें कि अलग अलग प्रकार के लॉ लागू होते हैं। जैसे यदि हम लोग बात करें फैक्ट्री के लिए, तो बड़े बड़े जो फैक्ट्री होते हैं उसमें फैक्ट्री एक्ट होता है। फैक्ट्री एक्ट में बेसिकली ये लिखा रहता है कि एक वर्कर के पास जो काम करते हैं उस फैक्ट्री में, उनके पास क्या क्या राइट है, फैक्ट्री के अंदर वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि कभी कभी किसी फैक्ट्री का जो वर्कर होता है ना, स्ट्राइक कर देता है, अपने मालिक के खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि फैक्ट्रीज एक्ट में ऐसा लिखा गया है कि यदि आपके डिमांड को फुलफिल फैक्ट्री में ना किया जाए तो आप अपने मालिक के खिलाफ भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से मिनिमम वेजेज एक्ट, ये भी हमारा एक प्रकार का फैक्ट्री के अंदर ही आता है जिसमें कि लोगों को मिनिमम वेज जो उसका मिलना चाहिए वो उसको दिया जाए, है ना। यानी कि उसका जो डेली का तनख्वाह है, यानी कि उसका जो डेली का मजदूरी है वो कम से कम उसको दे दिया जाए। बेसिकली ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे वो सेक्टर आते हैं जो कि एक नियम कानून के हिसाब से चलते हैं। और इंडिया में जितने भी आपको बड़े बड़े फैक्ट्री इंडस्ट्री ये सब दिखते हैं वो सबके सब किसी ना किसी नियम कानून से चलते हैं, वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमारे भारत में टाटा है, महिंद्रा है, बिरला है, विप्रो है, इन्फोसिस है, रिलायंस है, ये सब हमारे सारे के सारे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। तो ये हमारे किस में आएंगे? ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे। तो ऐसा नहीं समझना है कि जितना गवर्नमेंट का ऑफिस है केवल वही हमारा उसमें आएगा, नहीं। गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट है, जितने ऑफिसेस हैं, वो सब तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे ही आएंगे। प्लस इंडिया के कुछ ऐसे भी हैं सेक्टर हैं जो कि गवर्नमेंट के अंडर में तो नहीं है, किसी प्राइवेट आदमी का है, लेकिन वो भी हमारे ऑर्गेनाइज्ड में आएंगे क्योंकि वो भी सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। एग्जांपल टाटा, महिंद्रा, बिरला, विप्रो, इन्फोसिस, रिलायंस, ये सब हमारे इसमें आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद इट हैज़ जॉब सिक्योरिटी। इसमें ना जॉब सिक्योरिटी होता है, मतलब कि इसमें आपको कोई भी जल्दी हटा नहीं सकता।
इसमें आपका जब तक रिटायरमेंट नहीं होगा तब तक आप काम करेंगे, जिसमें कि जॉब आपका इसमें सिक्योर है, कोई हटा नहीं सकता आपको। आगे, इट हैज़ फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, इसमें वर्किंग आवर बिल्कुल फिक्स रहता है। अच्छा, कभी आपने ऐसा देखा है कि किसी का सरकारी नौकरी है, उनका नौकरी 8 घंटे का, बल्कि वो काम कर रहा है 15-15 घंटे, ऐसा कभी आपने सुना है? नहीं सुना। मतलब कि सरकारी नौकरी में ये है, आपका टाइम खत्म हुआ आप घर जाओ, है ना, और कोई आपको फोर्स भी नहीं कर सकता कि आप बेसिकली यहाँ पे रुक के एक्स्ट्रा काम करो। तो ये बेनिफिट होता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का। उसी प्रकार से देखो, इट हैज़ पेड लीव, मतलब कि मान लीजिए आप छुट्टी पे हैं, 2-4 दिन आपको मान लीजिए सर्दी खांसी बुखार हो गया, तो फिर आपको पैसा मिलता है। क्या पैसा काटा जाता है उसमें? नहीं काटा जाता। यानी कि जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है, और वो यदि मान लीजिए 2-4 दिन ऑफिस नहीं जाते हैं, तो क्या उनका पेमेंट कट जाता है? नहीं करता है। बस आपको करना क्या होता है, छोटा सा एप्लीकेशन लिख के देना पड़ता है कि सर इस वजह से हम एब्सेंट थे, बस, है ना, तो पेमेंट नहीं काटा जाता। उसी प्रकार से पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडे, और मान लीजिए आप छुट्टी पे गए हैं 10 दिन का, उस समय भी आपका पेमेंट नहीं काटा जाता है। यानी कि अच्छा, इसीलिए ना भारत में, यानी कि इंडिया में, इसीलिए ना सरकारी नौकरी का इतना क्रेज है। क्रेज भारत में सरकारी नौकरी का क्यों है? इसलिए है क्योंकि ये बेनिफिट बहुत देता है, सुविधा बहुत देता है। आप 4 दिन घर में बुखार है, आप पड़े रहो, फिर भी आपका पैसा मिल रहा है। आप 10 दिन हॉलीडे पे गए हो, महीना भर हॉलीडे पे गए हो, फिर भी आपको पैसा मिल रहा है ना। तो यही है इंडिया में सरकारी नौकरी का क्रेज। इसलिए हर आदमी क्या चाहता है, हर आदमी का नहीं कह सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या चाहते हैं कि कम से कम एक गवर्नमेंट जॉब हो जाए, छोटा ही सही लेकिन एक जॉब हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद प्रोविडेंट फंड। अच्छा, प्रोविडेंट फंड क्या होता है ना, ये बताते हैं। देखिए, प्रोविडेंट फंड को हम लोग शॉर्ट में पीएफ कहते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे, आप सुने होंगे कि मेरा पीएफ कटता है, ये कटता है, पीएफ, ऐसा नाम सुने होंगे आप लोग लगभग। पीएफ का मतलब क्या होता है ना, बताते हैं। देखिए, गवर्नमेंट जॉब में जैसे मान लीजिए कि एक आदमी सरकारी नौकरी अपना वो कर रहा है, ठीक है, जैसे एग्जांपल से अभी चूंकि हम लोग बिहार में रह रहे हैं, तो बिहार का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे पटना में बगल में सचिवालय है, ठीक है। मान लीजिए कि एक आदमी का नौकरी पटना के सचिवालय में लगा हुआ है, पटना सेक्रेटरीट में, ठीक है, और उस आदमी का जो मंथली सैलरी है, मान लीजिए कि उसका ना 55,000 है, मंथली सैलरी उसका 55,000 है। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, उसको हर महीने 55,000 नहीं देती है, बल्कि 50,000 देती है बस। तो 5,000 गवर्नमेंट क्या की, 5,000 उनके सैलरी से काट लिया गवर्नमेंट ने, और उनके ही नाम पे हर महीने वही 5-5 हज़ार क्या किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा। ये कौन करता है? आप करते हो? नहीं, ये गवर्नमेंट आपके लिए करता है। यानी कि आपके लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है, आपका सैलरी कितने का है, 55,000 का, लेकिन आपको महीने में दे कितना रहा है, मात्र 50,000। तो वो गवर्नमेंट क्या करता है, आपके सैलरी में से जानबूझ के वो 5,000 रुपया हर महीने काट लेगा। और वो काट के क्या वो अपने लिए रखता है गवर्नमेंट? नहीं, बेसिकली आप ही के नाम पे अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट आपके नाम से खाता खोलती है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट आपके नाम से खाता खोलती है, और उसी खाते में हर महीने आपका 5-5 हज़ार रुपये ऐड होता रहता है। और आपको मालूम है कि लगभग ये सरकारी नौकरी का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो 40-45 साल तो रहता ही है। और ज़रा सोचो कि 40-45 साल तक लगातार आपका 5-5 साल इकट्ठा हो रहा है, सॉरी 5-5 हज़ार रुपये इकट्ठा हो रहा है। और क्या हर बार 5,000 ही इकट्ठा होगा? नहीं, समय के साथ आपका सैलरी भी बढ़ेगा। तो हो सकता है कभी किसी महीने में 10-10 हज़ार रुपये इकट्ठा हो रहा हो। तो सोचो 40-45 साल लगातार आपका 5-5 हज़ार, 7-7 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपया हर महीने इकट्ठा हो रहा है। तो ज़रा सोचो वो अमाउंट हमारा एक बाद में कितना बड़ा अमाउंट बन जाएगा। और वही जब आप रिटायर लेते हो तो वही पैसा आपको मिल जाता है। पेंशन नहीं, पेंशन अलग होता है, बताते हैं अभी दोनों में फ़र्क है। पेंशन में और पीएफ में फ़र्क है, बताते हैं। जब आप रिटायर लेते हो तो रिटायरमेंट के बाद आपको कुछ पैसा मिलता है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख कुछ पैसा मिलता है। वो पैसा क्या होता है मालूम है? वही पीएफ वाला पैसा होता है। वो गवर्नमेंट आपको अपने पॉकेट से नहीं दे रही है, वो आप ही के सैलरी से वो काट के रखा था। इसीलिए अभी के ज़माने में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं उनका जो भी सैलरी मिल रहा है वो पीएफ कट के मिल रहा है। बिल्कुल, पीएफ कट के मिल रहा है। और जब आप रिटायर होते हो तो उस समय पे आपको सारा का सारा पैसा अपने आपके खाते को जो खोला गया था, आपका खाता, उस खाते से निकाल के आपका पैसा दे देती है कि भैया आपका जो है ना, हम महीने महीने इतना पैसा काट रहे थे और लास्ट में इतना पैसा हुआ, आप ये पैसा ले लो, ठीक है। और आपने जो अभी पेंशन का जिक्र किया ना, ये पेंशन गवर्नमेंट अपने पॉकेट से देती है। अपने पॉकेट से जो पैसा देती है गवर्नमेंट, उसको हम लोग कहते हैं पेंशन। और पेंशन क्यों दिया जाता है मालूम है? इसलिए दिया जाता है कि भैया आप जो है ना एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, यानी कि जब तक आप ऑफिसर थे तब तक आपका सैलरी मिलता था।
अब आप ऑफिसर नहीं है, लेकिन चूंकि पहले आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि आपके जीवन का पूरा देख रेख किया जाए। यानी कि आपका तो अब नौकरी नहीं रहा, आपको जो नौकरी के रिटायरमेंट के वक्त हमने पैसा दिया, हो सकता है कि आपको पैसा खर्च कर दिए हो किसी चीज़ में, तो अब हम क्या करेंगे, आपको हर महीने कुछ पैसा देंगे जिससे आप अपने जीवन यानी कि आगे का जीवन अच्छी तरीके से चला पाएंगे। तो वो होता है हमारा पेंशन, और पेंशन गवर्नमेंट अपने पॉकेट से देती है। बिल्कुल बोलो। बिल्कुल ठीक, ठीक है, बिल्कुल मिलता है, पेंशन भी मिलता है। यानी कि पीएफ तो जो मिला सो मिला, पेंशन भी बाद में मिलता है, लेकिन अब धीरे धीरे पेंशन का फैसिलिटी खत्म किया जा रहा है। अब धीरे धीरे पेंशन का फैसिलिटी बिहार गवर्नमेंट खास करके अभी पेंशन की फैसिलिटी जो है ना ख़त्म कर रहा है। मतलब कि जिस आदमी का पेंशन पहले मिलता था उसके पेंशन को रोका जा रहा है। इससे हो क्या रहा था मालूम है, इससे ये हो रहा था कि आदमी नौकरी तो ख़त्म कर चुका अपना, इसके बावजूद भी घर बैठे बैठाए उनको पैसा मिल रहा था। इससे नुकसान गवर्नमेंट को था। और गवर्नमेंट बिहार में एक दो आदमी तो ऐसा नहीं है जिसको पेंशन मिल रहा है, लाखों आदमी है। तो ज़रा सोचो, यदि एक आदमी को मंथली 20,000 रुपये भी पेंशन मिल रहा है, तो 2-2 लाख 3-3 लाख लोगों को हर महीने पेंशन मिल रहा है। सोचो 2 लाख गुने 20,000 कर दो, देखो कितना अमाउंट बहुत फास्ट भाग जाएगा। समझ रहे हो बात को, यानी कि करोड़ों में बात होगा। तो ये पेंशन का फैसिलिटी अब धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा का सारा फैसिलिटी आपको किस में मिलेगा, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ही मिल सकता है, अनऑर्गेनाइज्ड में नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। इट हैज़ मेडिकल फैसिलिटी, गवर्नमेंट ऑफिसर को मेडिकल फैसिलिटी भी होता है। नहीं समझ में आया? जैसे बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पिताजी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, ठीक है, और हमको बहुत सीरियस बुखार है, हम पटना के सरकारी हॉस्पिटल में गए। हालांकि मेरा इलाज तो हो जाएगा, सरकारी में तो किसी का भी इलाज हो जाता है, लेकिन सबसे पहले मेरा इलाज होगा। बोलो क्यों? क्योंकि हम अपने गवर्नमेंट ऑफिसर का कार्ड दिखाएंगे ना, तो सबसे पहले इलाज मेरा करेगा। यानी कि मेडिकल फैसिलिटी, और वो भी बिल्कुल फ्री में। सरकारी में फ्री में होता है, लेकिन कुछ पैसा लेती है आपसे, किस नाम पे? पर्ची के नाम पे, या फिर दवाई उवाई के नाम पे। लेकिन यदि लेकिन यदि आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो आपसे वो भी नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज, वो भी एकदम हाईली, एकदम बहुत सुख सुविधा के साथ आपका इलाज किया जाएगा, यदि आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो। और यदि आप बहुत बड़े पोस्ट पे हैं तब तो फिर आपको राजा महाराजा का जैसा ट्रीटमेंट किया जाएगा हॉस्पिटल में कि सर आइए, बिल्कुल इस तरीके से। हाँ, सरकारी नौकरी यानी जन्नत। मतलब कि सरकारी नौकरी वो गंगा जी है जो में हर आदमी एक बार डुबकी लगाना जरूर चाहता है। लेकिन अब क्या फायदा, अगर आप आपकी पेंशन बंद कर देंगे तो फिर क्या फायदा? फायदा नहीं है, देखो पेंशन आपका बंद हो रहा है ना, लेकिन आपको पेड लीव मिलेगा, हॉलीडे पेमेंट मिलेगा, फिर से आपको पीएफ तो मिलेगा ही रिटायरमेंट के वक्त में। उसके बाद फिर आपको मेडिकल फैसिलिटी है ना। उसके बाद सबसे बड़ा चीज़, सरकारी नौकरी में रेस्पेक्ट बहुत है कि नहीं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर इट हैज़ सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट, इसमें जो वर्किंग इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे आप काम करेंगे वो बहुत ही साफ़ सुथरा होता है। आगे इट हैज़ पेंशन फैसिलिटीज ऑन रिटायरमेंट, वही बात है जो हमने कहा, यानी जब आप रिटायर कर जाएंगे तो आपको पेंशन भी मिलता है। एग्जाम्पल वही है जो हमने बताया आपको, गवर्नमेंट ऑफिसेज, गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेज, यूनिवर्सिटी, बैंक, है ना, ये सब हमारे क्या हो गए, ऑर्गेनाइज सेक्टर आ गए। और इसका जस्ट अपोजिट होता है हमारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, तो इस ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हमने यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस बिटवीन भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो पॉइंट भी हमने उसी प्रकार से लिखे हैं, आप गौर करेंगे तो आपको मालूम चलेगा। अब बात करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। देखो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर दोज सेक्टर्स इन विच एम्प्लॉयमेंट आर नॉट रेगुलर, इसमें एम्प्लॉयमेंट आपका रेगुलर नहीं है, जब मन किया मालिक का तब आपको जॉब से निकाल देगा। ठीक है ना। इसका ना सबसे पहले एग्जांपल दे देते हैं आपको, तब आपको समझ में ज़्यादा आएगा। एग्जांपल देख लो इसका, शॉप्स, दुकान, फार्मिंग, डोमेस्टिक वर्क्स एटसेट्रा, ये सब का सब हमारा किस में आएगा, अनऑर्गेनाइज्ड में आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ना आप एग्जांपल में क्या रखेंगे, मान लीजिए बहुत बड़ा दुकान है और उस दुकान में एक आदमी काम कर रहा है, ठीक है, एक स्टाफ काम कर रहा है, उसी को अपने माइंड में रखते हुए सारे पॉइंट को समझेंगे। ठीक है, चलो, तो ये सब हमारा आता है अनऑर्गेनाइज्ड में। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट आपका रेगुलर नहीं है, जब मालिक का मन किया तब आपको हटा देगा काम से, और जब मन किया तब वो आपको वापस बुला लेगा। ठीक है, उसी प्रकार से इट इज़ कॉल्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर बिकॉज इट डज नॉट हैव सम फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स। इसको अनऑर्गेनाइज क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें किसी प्रकार का प्रोसेस फॉलो नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए
एक बहुत बड़ा दुकान है, उसमें एक स्टाफ काम कर रहा है, तो स्टाफ का सिलेक्शन जो किया गया होगा दुकान के मालिक के द्वारा, एग्जाम के थ्रू किया गया होगा क्या? नहीं, उसको जो रोजगार का जरूरत होगा बुला लिया होगा कि हाँ भाई आ जाओ काम करो, 5-6 हज़ार रुपये महीने दे देंगे हम तुमको। यानी कि इसमें कोई भी तौर तरीका फॉलो नहीं किया जाता, इसीलिए इसका नाम है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद इट इज़ नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। क्या दुकान हमारा गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड रहता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। एक नॉर्मल आदमी का मन किया कि भैया हमको दुकान खोलना है, घर परिवार अपना चलाना है, दुकान खोल लिया। उसमें गवर्नमेंट का परमिशन लो या ना लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे इट डज नॉट फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके ऊपर कोई लागू नहीं होता क्योंकि बहुत छोटा दुकान होता है ना। ठीक है, आगे इट डज नॉट गवर्न बाय एनी लॉ। इस पर कोई भी लॉ लागू नहीं होता है, कोई भी नियम कानून इसके ऊपर लागू नहीं होता है। ठीक है, आगे इट डज नॉट हैव जॉब सिक्योरिटी। इसमें जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, जब मन किया मालिक का तब आपको जॉब से निकाल देगा। ठीक है, आगे इट डज नॉट हैव फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। इसमें वर्किंग आवर भी फिक्स नहीं रहता। जैसे मान लीजिए कि दशहरा का समय है, ठीक है, और दशहरे के टाइम पे मान लीजिए आपका दुकान बहुत चल रहा है, तो मालिक आपको बोलेगा कि बेटा 4 घंटा एक्स्ट्रा काम कर दो, 5 घंटा एक्स्ट्रा काम कर दो, है ना। यानी कि इसमें वर्किंग आवर जो आपका वो फिक्स नहीं रहता है। मालिक चाहेगा तो आपसे 10 घंटा भी काम करवा लेगा, 15 घंटा भी काम करवा लेगा, नहीं करोगे जॉब से निकाल देगा। और वैसी बात है, आप डर के बारे करोगे काम, है ना। आगे फिर इट डज नॉट हैव पेड लीव, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, प्रोविडेंट फंड एटसेट्रा। अच्छा मान लीजिए वो दुकान का स्टाफ बीमार पड़ गया, तो क्या बीमार के बदले में उसको पेमेंट मिलता है? नहीं मिलता है, काट लिया जाता है पेमेंट। जैसे मान लीजिए वो अपने फैमिली के साथ चला गया हरिद्वार घूमने के लिए, ठीक है, मान लीजिए 15-20 दिन वो उधर ही लगा दिया, तो क्या दुकानदार उसको 15-20 दिन का पेमेंट देगा? नहीं देगा, काट लेगा, बोलेगा कि तुम घूमने गए, इसमें मेरा गलती है कि नहीं। यानी कि इसमें आपको बेसिकली कोई भी सुविधा नहीं मिलता है जो आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलता है। और पीएफ का सुविधा तो बिल्कुल भी नहीं है इसमें, है ना। यानी कि आपका यदि जॉब लगा है दुकान में 5,000 रुपये, तो आपको 5,000 रुपये मिलेगा, और यदि आप जिस दिन नहीं आए हैं उसके हिसाब से आपका पैसा काट लिया जाएगा। ठीक है, आगे इट डज नॉट हैव मेडिकल फैसिलिटीज। में मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और जाके तुमको कार्ड दिखाओगे तो हॉस्पिटल में तुमको सुविधा दे दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल इसमें नहीं होता। ठीक है, आगे इट डज नॉट हैव सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट। इसमें वर्किंग इन्वायरमेंट यानी कि जहाँ पे आप काम करते हो वो सेफ नहीं रहता है, यानी कि इसमें कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, जैसे मन तैसे आपसे काम करवाएगा। ठीक है, आगे इट डज नॉट हैव पेंशन फैसिलिटीज ऑन रिटायरमेंट। इसमें रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन फैसिलिटी भी नहीं है। एग्जाम्पल आपने देख लिया, शॉप्स, फार्मिंग, डोमेस्टिक वर्क्स एटसेट्रा, ये सब का सब हमारा क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े हम लोग। चलिए, उसके बाद है हमारा यहाँ पे हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन दी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हम लोग वर्कर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग अपने अगले वाली क्लास में देखेंगे। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वाली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।